मित्रों नमः शिवाय। मैं ज्योतिष दैवज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी, शहडोल मध्य प्रदेश से। मित्रों, मासिक राशिफल चंद्र राशि पर आधारित मीन राशि। मीन राशि के जो जातक हैं, मार्च 2026 का महीना कैसा होने वाला है। बहुत ही सुंदर, सुख सुविधाओं से भरा हुआ, आर्थिक उन्नति, स्वास्थ्य में सुधार, बहुत सी बातें हैं जो मैं आपसे करूंगा। बस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें, तभी समझ में आता है। मेरे वीडियो थोड़े लंबे जरूर होते हैं, लेकिन मेरा प्रयास होता है कि एक राशि का जो विषय है, एक विश्लेषण है, वो ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों में मैं आपसे शेयर कर सकूं। और किसी एक कुंडली को देख करके, लग्न कुंडली को देख करके या चंद्र कुंडली को देख करके या सर्वाष्टक वर्ग सारणी को देख करके हमें संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए और उसे अंतिम निर्णय नहीं मान लेना चाहिए। मित्रों, हमेशा आप ध्यान रखिए कि 3 कुंडली कम से कम आप देखिए। आप स्वयं देख सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एस्ट्रो सॉफ्टवेयर में जब अपनी आप डिटेल्स डालेंगे, आपकी कुंडली ओपन होगी तो उसमें लग्न कुंडली है, चंद्र कुंडली है, नवमांश कुंडली है, दशमांश है, सप्तमांश है, सर्वाष्टक वर्ग सारणी है। ये सभी कुंडली जो है खुलती है, षोडश वर्गीय सारणी खुलती, सभी कुंडलियां खुल जाती हैं और संबंधित विषय की जानकारी हम ले लेते हैं। लेकिन यहां 2 पार्ट है, एक लग्न कुंडली है और एक चंद्र कुंडली है। दोनों में ग्रह चलते हैं। तो प्रथम कुंडली जो है हमारी लग्न कुंडली है। लग्न कुंडली नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, इसके आधार पर बनती है कि जब किसी जातक का जन्म होता है तो ब्रह्मांड में जो ग्रहों का गोचर होता है, कोई ग्रह कहीं किसी राशि पर, कहीं पर, उसके आधार पर हमारी जन्म कुंडली बन जाती है और उसमें जन्म से लेकर के अंतिम समय तक किसी न किसी ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलती रहती है और उसका जो प्रभाव होता है वो स्थायी रूप से हमें भोगना पड़ता है। हम उसे शुभ फलों की दृष्टिकोण से भोगें या अशुभ फलों की दृष्टिकोण से भोगना पड़ता है। तो जन्म कुंडली में चलने वाले ग्रह जो होते हैं वो स्थायी रूप से हमें प्रभाव देते हैं। इसके पश्चात चंद्र राशि पर आधारित, नाम राशि पर आधारित वो कुंडली बनती है। तो चंद्र राशि पर आधारित कुंडली जो होती है, ग्रह गोचर के अनुसार कि अभी वर्तमान में कौन सा ग्रह किस राशि पर है, कहाँ गोचर कर रहा है, कितने दिन गोचर करेगा, किस तारीख को राशि परिवर्तन करेगा, ये हम चंद्र कुंडली से ज्ञात करते हैं और उसके आधार पर हमें सुख और दुख दोनों प्राप्त होते हैं। दोनों कुंडली अपने आप में महत्वपूर्ण है, पर यह अस्थायी रूप से होती है। चंद्र राशि पर आधारित विश्लेषण जो होता है ये अस्थायी रूप से होता है, क्योंकि 4 ग्रह ही ऐसे हैं जो लंबे समय तक एक राशि पर गोचर करते हैं। जैसे गुरु है, शनि है, राहु और केतु, ये लंबे समय तक गोचर करते हैं। बाकी महीने 1.5 महीने का गोचर होता है बाकी ग्रहों का। तो राशि परिवर्तन जल्दी जल्दी करने से एक राशि से दूसरी राशि में जैसे कोई ग्रह प्रवेश कर जाता है तो वो फलादेश ही बदल जाता है। अब वो मित्र राशि में गया कि शत्रु राशि में गया, उच्च राशि में गया, नीच की राशि में गया, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो मित्रों, मेरा कहने का मतलब है कि पहली कुंडली आपको देखनी चाहिए लग्न कुंडली, और दूसरी कुंडली जो अस्थायी रूप से है, महीने 1.5 महीने की बात होती है, वो चंद्र राशि पर आधारित है। और महत्वपूर्ण कुंडली जो है सर्वाष्टक वर्ग सारणी, ये जो आप देख रहे हैं, सर्वाष्टक वर्ग सारणी कोई नई चीज़ नहीं है। यह किसी विद्वान ने इसे बना करके अभी डाल दिया हो सॉफ्टवेयर में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे हमारी जन्म कुंडली जन्म के समय निर्मित होती है, उसी प्रकार से उसी के साथ ये सर्वाष्टक वर्ग सारणी की कुंडली भी निर्मित हो जाती है। अंतर ये होता है कि
लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली में ग्रहों को देखा जाता है कि कौन सा ग्रह किस राशि और किस भाव में बैठा है। चंद्र राशि में भी यही बातें देखी जाती हैं। पर सर्वाष्टक वर्ष सारणी जो है, इसमें ग्रह नहीं होते हैं, इसमें भाव रहते हैं। ये भाव है। अब इसमें कुछ अंक लिखे हुए हैं, इसकी बातें, इसको लेकर के इससे संबंधित बातें कम हुई हैं। काफी लोग इससे अनभिज्ञ हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। हर ज्योतिषी इसी का सहारा लेकर के विश्लेषण भी करते हैं। काफी ज्योतिषी हैं मित्रों। यहां ये अंक जो लिखे हैं 36 है, 35 है, 29 है, 22 है, अंक लिखे हुए हैं। इसे साउथ की तरफ जो है, साउथ इंडिया में बिंदु कहा जाता है, पॉइंट्स। नॉर्थ इंडिया में इसे बिंदु कहा जाता है, सॉरी, रेखाएं कही जाती हैं। हम कहीं अंक भी बोल सकते हैं, बिंदु भी बोल सकते हैं, पॉइंट्स भी बोल सकते हैं, रेखाएं भी बोल सकते हैं। ये भाव के बल को दिखाते हैं। अब ये भाव के बल को कैसे दिखाते हैं कि जिस भाव में जितने बिंदु हैं उसके अनुसार उस भाव का फल प्राप्त होगा। कब होगा? जब कोई ग्रह, चाहे वो लग्न कुंडली से संबंधित महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा का ग्रह हो या चंद्र राशि पर आधारित ग्रह हो, वो कितने प्रतिशत हमको फल देगा। ग्रह जो है किसी न किसी भाव में तो बैठता है, और जब ग्रह का बल मजबूत हो और भाव का बल भी मजबूत हो जाए, ये तो बहुत सुंदर बात हो जाती है। अब देखना यह पड़ता है कि यह ग्रह जो है शुभ है या अशुभ, योग कारक ग्रह है कि मारक ग्रह है, देखना यह पड़ता है। अब ग्रहों के बल को देखने के लिए हम डिग्री वाइज देखते हैं, कितनी डिग्री का कौन सा ग्रह है। इसकी बातें मैं कई वीडियो में बताया भी हूं कि 0 से लेकर के 6 डिग्री तक कोई ग्रह यदि है तो वो 25% लाभ या हानि देगा। 6 से 12 डिग्री तक है तो 50% लाभ या हानि। 12 से 18 डिग्री तक है, 15 डिग्री अगर मध्य की डिग्री है तो 100% शुभ या अशुभ फल देगा, लाभ या हानि होगी। 18 से 24 फिर से 50%, और 24 से 30 फिर से 25%, और शुरू में यदि 1-2 डिग्री है, लास्ट में 29-30 डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में ग्रह कमजोर अवस्था में, मृत अवस्था में मान लिया जाता है। वो ग्रह किसी भी प्रकार का शुभ फल या अशुभ फल नहीं दे पाता है। तो ग्रहों के बल को तो हम डिग्री वाइज देखते हैं, और कोई भी ग्रह किसी न किसी भाव में तो बैठेगा। जैसे ये मीन राशि का विश्लेषण हो रहा है, चंद्र राशि पर आधारित है, मीन लग्न मीन राशि। अब यहां पर मीन राशि में शुक्रदेव 2 मार्च से गोचर शुरू करेंगे। शनि यहां पर मीन राशि में, शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, 29 मार्च को 1 वर्ष हो जाएगा। तो यहां पर ये ग्रह चल रहे हैं, पर बैठे तो भाव में है, ये तो प्रथम भाव में है। इसी प्रकार गुरु 4थे भाव में बैठे हैं, केतु यहां पर 6ठे भाव में बैठे हैं। तो ये ग्रहों की स्थिति, ये 4 ग्रह जो है सूर्य, मंगल, बुध, राहु, ये द्वादश भाव में बैठे हैं, माने भाव में तो बैठे हैं। ग्रहों को बैठने के लिए कोई ना कोई भाव तो चाहिए, और यहां पर भी वही हम देख रहे हैं कि भाव नहीं है, यहां पर बल लिखा हुआ है, ताकत। इस भाव का बल कितना है, इस भाव का बल कितना है, इस भाव का बल कितना है, इसे हम पॉइंट अनुसार बिंदु के आधार पर देखते हैं। 24 से लेकर के 1 तक, 24 के नीचे जितना हम नीचे आते जाएंगे, 22, 20, 19, 18, 17, उस भाव से संबंधित जो फल हैं, जैसे मान लीजिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं 9वें भाव, 10वें भाव का, राशि कोई भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, हमको भाव देखना है।
राशि तो जो कुंडली खुल रही है, जिस लग्न की कुंडली है वही लग्न की कुंडली ये भी बनेगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर 20 बिंदु प्राप्त हो रहे हैं, तो ये कम हो गया, तो कम हो गया। दसम भाव क्या है? कर्म क्षेत्र, राजनीति का क्षेत्र, व्यापार का क्षेत्र, उद्योगपति का क्षेत्र, सामाजिक प्रतिष्ठा का ये भाव है। तो जब 20 पॉइंट्स बिंदु मिल रहे हैं तो इसका अर्थ ये हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति को इन सब चीजों में लाभ नहीं प्राप्त होगा जो दसम भाव का फल है। यहीं पर अगर ये मिल जाए 29 या 28 प्लस 30 32 34, उसे सामाजिक प्रतिष्ठा भी मिल जाएगी, अच्छा उद्योगपति बनेगा, राजनीति में सफलता प्राप्त करेगा, अच्छा व्यापार करेगा। तो पॉइंट्स ये होते हैं। तो 24 के नीचे जितना हम नीचे जाएंगे उतनी समस्या हमारी बढ़ती जाएगी। और 24 से 28 के बीच में है अगर तो ये सामान्य अवस्था हो गई, जैसे चलता है वैसे चलता रहेगा। और 28 से ऊपर अगर हो गया तो जब कोई ग्रह इस भाव में गोचर करेगा, मान लीजिए अभी शुक्र देव यहां पर गोचर कर रहे हैं प्रथम भाव में, शनि देव भी यहीं पर गोचर कर रहे हैं, 2 ग्रह गोचर कर रहे हैं। अब ये 2 ग्रह गोचर कर रहे हैं तो इनको कितना मिल गया? 36 बिंदु। तो ये लग्न का भाव जो है मजबूत हो गया। तो शुक्र और शनि मजबूत हो गए। अब शुक्र शनि मजबूत हो गए तो वही देंगे जो प्रथम भाव कहता है कि अच्छा स्वास्थ्य देगा, विचार सोचने समझने की शक्ति अच्छा देगा, सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। लग्न जो होता है स्वामी होता है, लग्न कुंडली का जन्म कुंडली का स्वामी होता है। अब यहीं पर अगर कम बिंदु मिलेंगे 24 से कम, तो वही स्थिति आ जाएगी जो पहले मैंने आपको बताया। इसी प्रकार चौथे भाव को देखते हैं, इसी प्रकार सप्तम भाव को देखते हैं। तो इसको देखने का तरीका यह है। अब किसी भी ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, या गोचर में जो ग्रह चल रहे हैं, आप अपनी कुंडली से मिलाइए कि वो ग्रह, मान लीजिए शुक्र शनि यहां लग्न में है, आपकी कुंडली में भी शुक्र शनि यहां पर गोचर कर रहे हैं मीन राशि में। अब ये मीन राशि आपकी कुंडली में कहीं जा सकती है, क्योंकि किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है। तो उस भाव से संबंधित फल हमको कितना प्राप्त होगा? 24 से नीचे आएगा तो कम, 24 से 28 सामान्य, 28 से ऊपर जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे लग्न कुंडली में 6, 8, 12 अशुभ भाव माने जाते हैं, वैसे ही सर्वाष्टक वर्ग सारणी में भी 6, 8, 12 अशुभ माने जाते हैं। इसमें कम बिंदु चाहिए, 6, 8, 12 में कम बिंदु चाहिए। क्यों? कि एक उदाहरण के लिए कि 6, 8, 12 जो है, छठा भाव जो है ये रोग शत्रु कर्जा का भाव है, नौकरी का भाव है। अगर यहाँ पर बिंदु कम मिलते हैं तो ऐसा व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, कर्ज नहीं होगा, शत्रुता नहीं होगी, पर नौकरी के लिए उसको संघर्ष करना पड़ेगा। पर बिंदु अगर बढ़ जाते हैं, 28 के ऊपर चले जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति रोगी भी होगा, कर्जदार भी होगा, शत्रु भी होंगे, नौकरी प्राप्त हो जाएगी। हर भाव कुछ शुभ फल देते हैं तो कुछ अशुभ फल देते हैं। इस प्रकार से 8वें भाव में भी पॉइंट्स कम होने चाहिए। द्वादश भाव जो होता है, 12वां भाव होता है, यहाँ भी पॉइंट्स कम होना चाहिए, क्योंकि ये खर्च का, व्यय का भाव है। तो यहाँ जो ग्रह भी बैठेगा तो भाव के फल के अनुसार अपना फल प्रदान करेगा। अब पॉइंट्स उसको बता देगा कि कितने प्रतिशत में जा रहा है, तो आदमी पहले से सजग हो जाता है, छोटे छोटे मंत्रों का जाप करके, अनुष्ठान करके, और उसे अनुकूल बना लेते हैं, शांति कर लेते हैं। एक डायरी में आप मेंटेन करते जाइए, आप देखेंगे कि कहीं किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको। अब चलिए आते हैं विषय पर। अब ये सर्वाष्टक वर्ग सारणी है क्या, ये पहले बता दूं आपको। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, 7 ग्रह। राहु और केतु को इसमें स्थान नहीं दिया गया है, कारण कि राहु और केतु 2 ग्रह ऐसे हैं जो छाया ग्रह हैं, पिंड ग्रह नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि राहु और केतु
किसी भी राशि के स्वामी नहीं हैं, इसलिए सर्वाष्टक वर्ग सारणी में इन्हें स्थान नहीं दिया गया है। और ये 8 को मिला करके अष्टक वर्ग या सर्वाष्टक वर्ग सारणी बनती है। तो लग्न जैसे चौथे भाव को कुछ दे रहा, तो चौथा भाव जो है पंचम भाव को दे रहा, पंचम लग्न को दे रहा, तो ऐसे करते करते ये बिंदु जुड़ जाते हैं। टोटल एक एक ग्रह का भी निकलता है भिन्नाष्टक में, पर यहाँ मैं 3 कुंडली की ही बात करूँगा। तो यहाँ ये सब जुड़ जाते हैं। तो तीसरे भाव को देखिए 26 पॉइंट मिला, लग्न को 36 मिल गया, दसम भाव को 35 मिल गया, नवम भाव को 29 मिल गया, द्वादश भाव को 18 मिल गया। तो ये आपस में एक दूसरे को बिंदु जो है देते हैं, और वो बिंदु 8 बिंदु जुड़ करके एक संख्या बन जाती है, एक पॉइंट्स आ जाता है, एक गिनती आ जाती है, टोटल आ जाता है। उसके आधार पर हम भाव के बल को स्पष्ट कर पाते हैं। और जब कोई भी ग्रह, राहु केतु शनि मंगल, अशुभ से अशुभ ग्रह अगर मान लीजिए कि किसी भी भाव में गोचर कर रहे हैं और अशुभ हैं, जैसे राहु केतु, राहु को मान लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ कम बिंदु चाहिए, ज़्यादा हो जाएगा तो समस्या हो जाएगी। और यहाँ पर मान लीजिए दसम भाव में राहु गोचर कर रहा है, केतु गोचर कर रहा है, या मंगल शनि गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ बिंदु अगर अच्छे प्राप्त हो रहे हैं तो बिंदु के अनुसार शनि और मंगल राहु केतु ये अपना फल प्रदान करेंगे उतनी शक्ति के साथ, क्योंकि ग्रह को भाव का बल प्राप्त हो गया। बहुत अच्छी बात आपको बता रहा हूं, वीडियो को पूरा देखिएगा, आगे पीछे करके देखेंगे समझ में नहीं आएगा। चलिए आगे चलते हैं विश्लेषण पर। आज का जो मूल विषय है हमारा, मार्च का महीना मीन राशि के जो जातक हैं, बड़ा ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया होने वाला है। हमेशा एक प्रश्न किया करता हूं मैं, आप चाहते क्या हैं? चाहने के लिए तो बहुत कुछ है। किसी की इच्छा है मोटरसाइकिल लेने की, किसी की इच्छा है घर बनाने की, किसी की इच्छा है ज्वेलरी खरीदने की, किसी की इच्छा है कार खरीदने की, कुछ ना कुछ बहुत सी इच्छाएं हमारी जो हैं हमारे सीने में जन्म लेती रहती हैं, हमारे मन में जन्म लेती हैं और ख़त्म होती हैं, और जन्म लेती हैं ख़त्म होती हैं। तो आदमी का प्रश्न विशेष यही रहता है कि मेरे पास पैसा आ जाए, पैसा आ जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा, नगद मिल जाए, कहीं से 2-4 करोड़ की व्यवस्था बन जाए। इसीलिए मैं ये वीडियो विशेषकर शुक्र का राशि परिवर्तन जो हो रहा है, शुक्र उच्च के हो रहे हैं मीन राशि में, केंद्र भाव में प्रथम भाव में शुक्र का गोचर 2 मार्च से चालू हो रहा है। शुक्र देव जो हैं, शुक्राचार्य दानवों के गुरु हैं, जैसे देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, वैसे दानवों के गुरु शुक्राचार्य जी हैं। दोनों गुरु हैं, और दोनों गुरु मिलकर क्या करने वाले हैं, और दोनों शुभ ग्रह हैं, और दोनों धन के कारक ग्रह हैं, और दोनों सब कुछ देने वाले हैं। बहुत ही अच्छा विषय है। पिछले 1 महीने की मैं अगर बात करूं तो जो मीन राशि के जातक हैं उनके जीवन में बहुत समस्याएं आई होगी। इसी महीने में 10 तारीख तक ये समस्या बनी रहेगी, क्योंकि गुरु जो हैं वक्री अवस्था में चल रहे थे। 11 तारीख से गुरु भी मार्गी हो जाएंगे। शुक्र का राशि परिवर्तन मीन राशि में उच्च के हो गए, और जब कोई ग्रह उच्च का हो जाता है, केंद्र में आ जाता है, तो मंगल बुध गुरु शुक्र शनि ये 5 ग्रह ऐसे हैं कि केंद्र में आते हैं और अपनी राशि में, अपनी उच्च की राशि में जब बैठते हैं, पंच महापुरुष योग का निर्माण होता है। उसी पंच महापुरुष योग में जब शुक्र अपनी राशि या अपनी उच्च की राशि और केंद्र के भाव में बैठते हैं, तो ये मालव्य योग बनता है। और जब मालव्य योग बनता है तो फिर चमत्कार होता है। फिर आपको क्या चाहिए? सुख, वैभव, श्री, संपदा, यश, कीर्ति, आयु, स्वास्थ्य, निरोगी काया, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, यही तो चाहिए। सभी प्रकार की इच्छाओं को पूरा करने वाला ये महीना समझ में आ रहा है। पीछे रुके हुए कार्य जो हैं सभी संपन्न होंगे, ये समझ में आ रहा है।
विश्लेषण के अनुसार मैं आपसे बातें कर रहा हूं। अब शुक्रदेव यहां पर देखिए बैठे हुए हैं मीन राशि में, शनि भी यहां पर बैठे हुए हैं, और शुक्र शनि दोनों मित्र हैं और गुरु की राशि में बैठे हैं। और गुरु यहां पर बैठे हुए हैं चौथे भाव में। ये 11 मार्च से ये भी मार्गी हो जाएंगे। 40 दिन का इनका गोचर, बकरी अवस्था जो थी वो समाप्त हो जाएगी। ये गुरु का गोचर चालू हो जाएगा यहां पर। अब ये गुरु और शुक्र दोनों गुरु मिलकर, क्योंकि शनि भी देने वाले हैं, सब कुछ देने वाले हैं, जितनी बातें मैंने आपसे कही है सब कुछ देने वाले हैं। वो देने का काम शनि का है और दिलाने का काम शुक्र और गुरु का है। और गुरु की बात किसी भी ग्रह की क्षमता नहीं है कि वो ना ही कर दे, देना ही पड़ेगा। तो यहां एक हम ये बोले कि ये लक्ष्मी प्रदायक योग बन रहा है तो गलत नहीं होगा, बहुत अच्छा योग बन रहा है। अब शुक्रदेव की 2 राशियां हैं, वृषभ राशि और तुला राशि, 2 राशियां हैं। अब 2 राशि तो दूसरी राशि इनकी कहां आ रही है? तीसरे भाव में। तो तीसरा भाव तो अशुभ भाव है, पराक्रम का, परिश्रम का, मेहनत का, इसका भाव है। लेकिन इसके साथ साथ नेम एंड फ्रेम का भी भाव है। और नाम कब उजागर होता है? जब व्यक्ति के द्वारा अच्छे कार्य किए जाते हैं, उसे सफलता प्राप्त होती है, कोई अच्छा कार्य उसके हाथ से होता है तो उसका नाम होता है, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, सम्मान बढ़ता है। तो नेम एंड फ्रेम का तो शुक्र महाराज ये भी करवाएंगे अपनी राशि में, वृषभ राशि में। अष्टम भाव जो है 7 तुला राशि, तो तुला राशि शुक्र की राशि है। तो इस भाव से संबंधित जो भी तकलीफें हैं, जन्म कुंडली का जो अष्टम भाव है, हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं आती हैं, किसी भी प्रकार की समस्या हमारे जीवन में जब आती हैं, उसका कारक भाव जो है, मैं ये कह सकता हूं वो अष्टम भाव है। तो अष्टम भाव भी शांत होगा, क्योंकि शुक्र देव जब बली हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, तो इस भाव से संबंधित जो फल हैं वो भी अच्छे होंगे। ये तो शुक्र का विश्लेषण है। अब आते हैं गुरु की बात करते हैं। अब यहां पर 4 ग्रह जो हैं द्वादश भाव में, सूर्य, मंगल, बुध, राहु, ये 4 ग्रह जो हैं द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य यहां पर 14 मार्च तक रहेंगे, इसके बाद वो भी मीन राशि में आ जाएंगे। और जैसे मीन राशि में आएंगे तो शनि और सूर्य का पितृदोष बन जाएगा। इसे अंधकारक योग भी कहते हैं कि शनि अंधकार है, सूर्य प्रकाश, तो अंधकारक योग भी बनता है और पितृदोष भी बनता है। तो थोड़ी मोड़ी समस्याएं आएंगी, पर उतनी समस्या नहीं आएगी, कार्य तब भी पूर्ण होंगे। दूसरा, मंगल देव जो हैं 23 मार्च तक यहीं रहेंगे। 23 मार्च के बाद मंगल भी यहाँ आ जाएंगे। सूर्य का 1 महीने का गोचर यहाँ चलेगा और लगभग 40-42 दिन का गोचर यहाँ चलेगा। 19 मार्च को बुध जो है मार्गी हो जाएंगे। राहु का गोचर अभी कुंभ राशि में चल ही रहा है, ये 5 दिसंबर तक चलेगा, पूरे साल चलेगा, कहने का तात्पर्य ये हुआ। तो ये 4 ग्रह हो गए। अब ये 4 ग्रह को देख करके तो ऐसा लगता है कि ये तो भयभीत करने वाला विश्लेषण हो गया, डराने वाला विश्लेषण हो गया। जी नहीं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। फिर मैं कह रहा हूं कि करेंगे शुक्र, करेंगे गुरु, 2 ग्रह ही आपको बली बनाएंगे और इस महीने में छप्पर फार धन प्रदान करेंगे। कर्म तो करना पड़ेगा, ये नहीं कि कुंडली देख लिए, ज्योतिषी ने बता दिया और आप घर में आराम से खा करके सो गए। नहीं, कर्म तो करना पड़ेगा। जितनी बड़ी इच्छाएं होंगी, जितना ज़्यादा धन चाहिए आपको, उतने ज़्यादा परिश्रम करना भी पड़ेगा, तभी उसका फल प्राप्त होगा। इस बात का भी ध्यान रखें। अब यहाँ पर क्या है कि गुरु जो है यहाँ बैठे, देखिए चौथे भाव में।
अभी वक्री अवस्था में है। अब ये 11 मार्च को मार्गी हो जाएगी। तो जब 11 मार्च को मार्गी होंगे तो इनकी 9वीं दृष्टि गुरु की कहां पड़ रही है? द्वादश भाव में। तो ये आधा महीना सूर्य का, मंगल का पूरा महीना, बुध का पूरा महीना, राहु का पूरा महीना, इन 4 ग्रहों में के ऊपर गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी। और ज्योतिष के अनुसार गुरु की दृष्टि जो है वो अमृत दृष्टि है। गुरु की दृष्टि पड़ जाने के कारण भाव भी पवित्र होता है और अशुभ ग्रहों का जो अशुभ फल है वो भी शांत होता है। थोड़ी बहुत तो समस्याएं आएंगी, लेकिन आएंगी और चली जाएंगी। तो गुरु की दृष्टि का कमाल यह है कि सूर्य, मंगल, बुध, राहु, ये 4 ग्रह जो हैं अपने आप शांत हो जाएंगे। 12वां भाव जो है अपने आप शांत हो जाएगा। ये स्थिति बन रही है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि गुरु 4 ग्रहों को, अशुभ ग्रहों को गुरु जो है वो शांत भी कर रहे हैं और शुक्र जो है सब कुछ देने के लिए बैठे हैं। तो अशुभ ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में कम होगा, शुभ ग्रहों का फल ज्यादा होगा। और मालव वियोग बना हुआ है, इसका तात्पर्य हुआ कि लगभग 25 दिन का गोचर है ये, तो वो 25 तारीख के आसपास तक मान लीजिए आप। ये 25 दिन जो है बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। बहुत कुछ आपको प्राप्त होगा, छप्पर फाड़ धन प्राप्त होगा। मेहनत, ईमानदारी का ध्यान रखें और कर्म पर विश्वास रखें। किसी के कहने बताने से कुछ नहीं होता, कर्म करना पड़ता है। अब यहां एक योग और देखिए कि सूर्य की राशि जो है 6ठे भाव में है, सिंह राशि। और सिंह राशि में सूर्य की राशि होने के कारण यह भी बली हो रहा है, क्योंकि कोई भी ग्रह अपनी राशि को खराब नहीं करता। तो यहां रोग में कमी आएगी, शत्रुता में कमी आएगी, कर्जे में कमी आएगी। नौकरी चाहने वाले लोगों को नौकरी प्राप्त होगी। लेकिन इन सब का विश्लेषण, अंतिम निर्णय, अंतिम रिजल्ट, प्रमाण जो है हमको यहां आकर के प्राप्त होता है। शायद ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा, समझ में ना आया हो तो निवेदन करूंगा आपसे, आप पुनः रिपीट करके देख लें, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। और जैसा मैं बता रहा हूं वैसा अगर आपके जीवन में घटित ना हो तब आप कहिएगा। हाँ, आपकी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान सही होना चाहिए। अंदाज में कोई तारीख डालेंगे तो विश्लेषण गलत हो जाएगा। मित्रों, ये विश्लेषण मीन राशि के जातकों को, मीन लग्न के जातकों के लिए था। बहुत अच्छा महीना गुजरने वाला है, सब कुछ प्राप्त होने वाला है। अगर ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में शेयर कर लीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और दिए गए व्हाट्सएप नंबर में यदि आप अपनी या किसी की जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, उपाय चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर में अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, जिला, प्रदेश और देश लिख करके मैसेज कर दें। और जैसे आपका नंबर आता है मैं स्वयं आपको कॉल करूंगा। और हाथ जोड़कर एक विनती और करूंगा कि न मैसेज में न फ़ोन कॉल में आप दूसरी बातें कीजिए, सब बातें कीजिए, पर आप किसी न किसी समस्या को लेकर के अगर परेशान हैं तो आप अपनी समस्याओं को गोपनीय रखें, क्योंकि आपकी समस्या आपकी कुंडली से पता चल जाता है और तभी आपको लगेगा कि जो हम सोच रहे थे पंडित जी वही बता रहे हैं, तो आपका विश्वास भी बढ़ेगा।
और मेरा भी विश्वास बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा कि वो जो विश्लेषण मैं कर रहा हूँ सही मार्ग पर चल रहा हूँ। ये 35-40 वर्ष का जो अनुभव है आपके साथ हमेशा शेयर करते आया हूँ, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जाते जाते पुनः कहूँगा कि लाइक करना ना भूलें, लाइक अवश्य करें। नमः शिवाय।